हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर अंकित। एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने हाइबरनेट फ्रेमवर्क के हाइबरनेट विद जेपीए इस कोर्स के ट्यूटोरियल में। एंड अभी तक चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इक्लिप्स जो है यहाँ पे मैं अपना खोल लेता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सही है मेरा वर्क स्पेस एंड लेट मी लॉन्च इट। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंस होता है और क्या डिफरेंस होता है सेव मेथड और परसिस्ट मेथड में, और काफ़ी डिटेल में देखा। और उसके बाद मैंने आपको ऐसे इंटरव्यू वाला जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जैक्ट आंसर वो डिफरेंस का, वो मैंने आपको दिया है प्रीवियस वीडियोस में। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, है ना। चलिए, एंड आज बारी है हमें पढ़ना है एसक्यूएल डायलेक्ट्स के बारे में। व्हाट आर एसक्यूएल डायलेक्ट्स? तो डायलेक्ट्स एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारे हाइबरनेट का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके चलते जो क्वेरी है वो जनरेट होती है, राइट। जो क्वेरी जनरेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है क्वेरी को जनरेट करने के लिए हाइबरनेट में? यही हाइबरनेट डायलेक्ट्स या एसक्यूएल डायलेक्ट्स। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो नाम इसका डायलेक्ट, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाइबरनेट डायलेक्ट, या आप इसको एसक्यूएल डायलेक्ट भी बोल सकते हैं। बट सही है, अपना जो भी बोलिए। जैसे जनरल हाइबरनेट के डॉक्स में बहुत जगह सिर्फ डायलेक्ट्स आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या, व्हाट इज़ डायलेक्ट। तो डायलेक्ट वही कंपोनेंट का नाम है, वही पार्ट है, वही उसका एक पार्ट है हाइबरनेट फ्रेमवर्क का, जो रिस्पॉन्सिबल है क्वेरी को जनरेट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी क्वेरी आपको दिखता है हाइबरनेट में, जो भी आपको क्वेरी दिखता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ है ना, देखिए मैं ट्राई करता हूँ एक ऑब्जेक्ट सेव करने का। ये ऑलरेडी हमने बना रखा है PROS1 सेव ऑब्जेक्ट। मैं DBweaver खोलता हूँ, ठीक है, जो हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। PostgreSQL में यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी पता है। तो यहाँ पे जो क्वेरी जनरेट होकर आपको कंसोल में दिख रहा होता है, किसके कारण दिखता है? सबसे पहले तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये जो हमने शो सीक्वल ट्रू किया है ना, शो सीक्वल है ना, शो सीक्वल ट्रू, इसके रीजन की वजह से, इसके चलते, इस लाइन के चलते, इस प्रॉपर्टी के चलते हमें क्वेरी जो भी जनरेट होता है वो दिख जाता है यहाँ पे कंसोल में, राइट। अभी अगर मैं रन करता हूँ सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट, DBweaver खुला हमारा, लेट मी चेक, पहले DBweaver खुल जाने देते हैं। और यहाँ से जो है हम देखते हैं, क्योंकि जो क्वेरी चलता है वो ट्रांजैक्शन का कमिट मेथड चलने पर चलता है, यस और नो, राइट ना। सेव मेथड चलता है तब क्वेरी थोड़ी चलता है। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन हमारा लिखा हुआ है, और अच्छा सेव कहाँ पे गायब हो गया भाई? सेव, अच्छा ये रहा सेव हमारा, है ना ये। तो ये जो सेव मेथड है, यहाँ पर क्वेरी थोड़ी चलता है। इसको क्लोज करते हैं क्योंकि अपडेट बोल रहा है, बाद में अपडेट कर लिया जाएगा। हाइबरनेट ट्यूटोरियल कोडर अंकित, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो डेटाबेस रहे, इस स्कीमा के अंदर जाएं, पब्लिक टेबल और प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में अगर आप देख सकते हैं रिफ्रेश होकर के, इतना सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी है। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ कुछ और प्रोडक्ट, लेट से एग्जाम्पल, ये एक मिनट हम काम करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ ऐड करते हैं। जैसे मैंने ऐड किया एक आईफोन ग्रेट, iPhone 13 Pro, ओके, और इसकी प्राइसिंग सेट कर देते हैं 1,20,000, ओके, ग्रेट यार। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर आईडी जो है, आईडी प्रोडक्ट HBM में जाते हैं, और ये जो इंक्रीमेंट है इसको हटा देते हैं यहाँ से। वैसे भी तो ये हटा हुआ है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया है पिछली वीडियोज़ में कि इंक्रीमेंट जनरेटर कैसे काम कर रहा होता है। आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ से सेट PID सेट कर देते हैं, है ना। कहाँ गया हमारा सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट? यहाँ पर क्वांटिटी सेट है, PID सेट कर देते हैं, प्रोडक्ट ID डॉट सेट PID इंट में दे देते हैं कुछ 3006 ऐसा ID दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। हमने ID दिया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जो क्वेरी जनरेट होगा, राइट, देखिए हाइबरनेट कोई जादू थोड़ी करेगा यार, है ना। हाइबरनेट फ्रेमवर्क भी कोई जादू थोड़ी कर रहा है आपके लिए ताकि डेटाबेस में कुछ डेटा मैनिपुलेट हो, कुछ डेटा इंसर्ट हो, कोई रिकॉर्ड अपडेट हो, कोई डिलीट हो। नहीं यार, जादू नहीं करेगा, वो भी क्वेरी जनरेट करवाता है। तो हाइबरनेट जो क्वेरी जनरेट करवा रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं करता हूँ रन, सेव कर दिया मैंने, किया रन, एंड
यहाँ पर देखेंगे आराम से एकदम मस्त, यहाँ देखते हैं, इसको रन होने देते हैं। देखिए आपका चलेगा ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड जब चलता है तब क्वेरी जनरेट होता है, आपको भी पता है, मैंने ऑलरेडी बताया। देखिए यहाँ पर ये क्वेरी जनरेट हुआ, यस और नो, क्वेरी जनरेट हुआ, और क्वेरी जनरेट हुआ होगा तो यहाँ अपडेट हो गया, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं, सी यार iPhone 13 Pro आ गया। ठीक है, ग्रेट। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो क्वेरी जनरेट हुआ ये कब जनरेट होता है, क्या सेशन का सेव मेथड चलने पर या ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड चलने पर? ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड चलने पर। इसको जनरेट करने वाली शक्तियाँ, हाँ पैसा समझिए, इसको जो जनरेट कर रहा है वो जादू किसके पास है? एसक्यूएल डायलेक्ट के पास, हाइबरनेट डायलेक्ट के पास, या सिर्फ डायलेक्ट के पास। क्या समझे कि एसक्यूएल डायलेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट है आपके हाइबरनेट फ्रेमवर्क का जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी को जनरेट करवाने के लिए, ठीक ना। अब एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये जो क्वेरी जनरेट हुआ, ठीक, कब जनरेट हुआ? ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड कॉल होने के बाद। ये हमने यहाँ भी देख रखा है ऑलरेडी कि बिफोर सेशन डॉट सेव मेथड, आफ्टर सेशन डॉट सेव मेथड लिखा होगा, उसके बाद भी आपका क्वेरी नहीं चला होगा। देखिए बिफोर, यहाँ पर बिफोर सेशन डॉट सेव मेथड आईडी आया जब मैंने सेव मेथड चलाया, आफ्टर सेशन सेव, इसका मतलब इसके बाद तुम्हें क्वेरी जनरेट नहीं हुआ है। क्वेरी कब जनरेट हुआ है? नीचे आते हैं, ऑब्जेक्ट इज सेव क्वेरी जनरेटेड, ऑब्जेक्ट इज सेव्ड क्वेरी जनरेटेड, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट इज सेव दिखा रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेरी जनरेटेड, बट अभी भी नहीं हुआ है। देखिए ट्रांजैक्शन डॉट कमिट कॉल हुआ है तब जाके हुआ। अगर मैं इसको कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ पेस्ट करूँ, ठीक है, तो और अच्छे से इस बार समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ से iPhone Pro Max कर देता हूँ, इस बार iPhone Pro Max कर देता हूँ और 1,40,000 कर देता हूँ, ठीक है इस बार, एंड आईडी जो है वो 308 कर देता हूँ इस बार, 3008, एंड रीरन इट यार, रीरन दिस क्लास, रीरन दिस प्रोजेक्ट। ये हमारा रीरन हो रहा है एंड वी विल चेक इट, ठीक ना। अभी देखिएगा, हम लोग देखते हैं कंसोल को थोड़ा सा अच्छे से। सी देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज सेव्ड क्वेरी जनरेटेड, और ये क्वेरी कहाँ से आ रहा है? क्या ये ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट ना। तो ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड ये चला और तब जा करके क्वेरी जनरेट हुआ। इसके ऊपर क्या है देखिए, आफ्टर सेव मेथड, तो आफ्टर सेव मेथड देखिए यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब सेव मेथड के बाद जो है यहाँ, इसके बाद अपना ट्रांजैक्शन डॉट कमिट जब कॉल हुआ तो रन किया, राइट, यस। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम और करते हैं, एक लाइन और लगा देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक लाइन और लगाते हैं, साउट, यहाँ पर लिख देते हैं कि बिफोर tx डॉट कमिट, है ना। ये कब की लाइन है भाई? बिफोर tx डॉट कमिट मेथड। अब ध्यान से देखिएगा, बिफोर tx डॉट कमिट मेथड के बाद क्वेरी लिख के आएगा, राइट। अच्छा कैसे आएगा? अगर मैं रीरन करता हूं तो अभी एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें आईडी जो है वो बदलनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आईडी यूनिक रहेगा ना, तो दोबारा सेव करवाने का कोशिश कर रहा होगा। तो आईडी जो है वो हम बदल देते हैं एंड आईडी ले लेते हैं 3045। iPhone Pro Max के जगह पर हम ले लेते हैं कुछ मैकबुक प्रो, ठीक है, मैकबुक प्रो, ओके, M1 जो भी है यार, मुझे मॉडल का नाम नहीं पता अभी अच्छे से। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, चलिए रन किया मैंने, एंड वी विल चेक द डेटाबेस ऑल्सो। सब कुछ दिखा रहा है आपका, क्योंकि वहाँ से शो ऑन किया हुआ है और गेट प्रॉपर्टीज हमने ऊपर लगा रखा है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ऑब्जेक्ट इज सेव्ड क्वेरी जनरेटेड, यहाँ देखिए बिफोर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट क्या शो कर रहा है, उसके बाद आ रहा है, और बिफोर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट कहाँ लिखा हुआ है? बिफोर ट्रांजैक्शन डॉट कमिट इस ठीक tx डॉट कमिट के पहले लिखा हुआ है। तो क्या अब यकीन हो गया कि ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड जैसे ही कॉल हो रहा है तो क्वेरी जनरेट हो रहा है, यहाँ पर है ना, क्वेरी जनरेट हुआ है। अच्छा ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। अब जरा डेटाबेस देखते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं, सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए तो ये 13 Pro जो पिछली बार हुआ था हमने रिफ्रेश नहीं किया था ना, हाँ अब किया, तो मैकबुक प्रो भी हमारा दिखा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब ध्यान से समझिएगा यार, क्या ये क्वेरी जो जनरेट हुई, क्या ये क्वेरी जो जनरेट हुई है अभी यहाँ पर, ये पहले से जनरेट किया हुआ था या अब जनरेट हुआ है? मतलब डायनामिक रन टाइम पर जनरेट हुआ या पहले से ही प्री जनरेटेड है, स्टैटिक क्वेरी जनरेट किया गया, पहले से क्वेरी जनरेट किया गया? हमें तो ऐसा लग रहा है, मुझे, आपका तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड कॉल हुआ है ना,
तब क्वेरी जनरेट हुई है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है। जनरेट का मतलब है जो क्वेरी लिख करके आया यहाँ पर चला है, ठीक है, वो कैसे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये ऐसा बस देखने में लग रहा है, लेकिन ये जो क्वेरी है ये प्री जनरेटेड क्वेरी है। ये क्या है भाई? प्री जनरेटेड क्वेरी, ठीक है। तो अच्छा, बात यह है कि प्री जनरेटेड क्वेरी और एक है डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी, एक है प्री जनरेटेड स्टैटिक क्वेरी, एक है डायनामिक क्वेरी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेरीज रन टाइम पर या डायनामिक क्वेरीज जो है, डायनामिकली जो क्वेरी जनरेट होगी वो अलग है, प्री जनरेटेड क्वेरीज अलग है। लेकिन जो क्वेरीज जनरल क्वेरीज हो गया जनरेट, इन दोनों को जनरेट करने का काम आइदर प्री जनरेटेड क्वेरी हो या डायनामिक क्वेरी हो, इनको जनरेट करने का काम कौन करता है? एसक्यूएल डायलेक्ट या हाइबरनेट डायलेक्ट। क्या समझ गए? क्या समझ गए? अच्छा ठीक है यार, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक ना। मैं यहाँ लिखूँगा ग्रेट, मैं यहाँ लिखूँगा ओके, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि, चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग बड़ा हो जाते हैं। टेक्स्ट, जस्ट गो एंड फाइंड 18 एसक्यूएल क्वेरीज। ये जो आपको क्वेरी दिख रहा है मैंने कॉपी किया है ना, हाँ फाइन। तो एसक्यूएल या डायलेक्ट, मैं क्या लिखूँगा कि डायलेक्ट इज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल यार ब्लैक इन कलर यार, आई डोंट लाइक दिस हियर। हाँ, डायलेक्ट इज अ कंपोनेंट ऑफ हाइबरनेट फ्रेमवर्क। हाइबरनेट फ्रेमवर्क का एक ऐसा कंपोनेंट है डायलेक्ट विच जनरेट्स, जो क्या जनरेट करता है? विच जनरेट्स या विच इज कैपेबल, है ना, विच इज कैपेबल ऐसे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग, विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग प्री जनरेटेड क्वेरी, प्री जनरेटेड, ठीक है, या स्टैटिक क्वेरी, ओके, सीक्वल क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरीज और प्री जनरेटेड सीक्वल क्वेरीज और डायनामिक क्वेरीज, डायनामिक एसक्यूएल क्वेरीज। फाइन ना बॉस? इट्स फाइन, यस, प्री जनरेटेड और डायनामिक क्वेरीज। अब प्री जनरेटेड तो हम समझ गए भाई कि पहले से जनरेट किया हुआ है। पहले से कैसे जनरेट होता है? तो पहले से क्या जनरेट होता है यहाँ हम समझते हैं थोड़ा सा, कि यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है कि व्हेन सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक ना, व्हेन सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, ओके, प्री जनरेटेड क्वेरी डायलेक्ट्स जनरेट्स, ओके, डायलेक्ट जनरेट्स, ओके, डायलेक्ट जनरेट्स प्री generated SQL queries for all the database tables, which are specified in Hibernate mapping file, Hibernate mapping file। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ये जो प्री जनरेटेड क्वेरी पहले से जनरेट हुआ है, कैसे जनरेट होता है? तो जब आपका सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो उस टाइम अब सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो डायलेक्ट जब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जब फैक्ट्री क्रिएट हो जाता है सेशन फैक्ट्री का, तो डायलेक्ट भी वहाँ पर रन हो रहा होता है उसके अंदर, है ना, छोटे ढेर सारे ऑब्जेक्ट का क्रिएशन, ढेर सारे सर्विसेज चालू होता है, तब जाके सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनता है। तो डायलेक्ट भी जनरेट होता है। तो डायलेक्ट जब वहाँ पर एक्टिव होता है, जब डायलेक्ट की ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब डायलेक्ट इन्वोक होता है, तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क में डायलेक्ट क्या करता है? कैसे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तो सब कुछ चालू हो गया, फैक्ट्री चालू हुआ, मतलब उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट थे, जितने सर्विसेज थे, सब चालू हो गए। तो डायलेक्ट था, जनरेटर था, है ना, काफ़ी सारा था, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का था, काफ़ी सारा चीज़ था, जनरेटर्स वगैरह सब कुछ वही था। तो डायलेक्ट ने जनरेट किया प्री जनरेटेड सीक्वल क्वेरीज, एंड ये जो प्री जनरेटेड सीक्वल क्वेरीज होती हैं वो किसके लिए जनरेट कर दी जाती हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब के लिए जो है आपका सीक्वल क्वेरी जो है वो जनरेट करके छोड़ देता है भाई पहले से। क्या समझे? सीक्वल क्वेरी जो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए जनरेट करके
छोड़ देता है। अब ये किसके लिए जनरेट करेगा, तो डेटाबेस के टेबल्स के लिए। आप मान लीजिए आपने डेटाबेस में 10 टेबल स्पेसिफाई किया। अच्छा, वो जो 10 टेबल होता है वो ऑलरेडी हम कहाँ स्पेसिफाई करते हैं, कहाँ बताते हैं हाइबरनेट फ्रेमवर्क को कि ये 10 मेरा टेबल है, तो वो बताते हैं हम हाइबरनेट मैपिंग फाइल में। तो हमने हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जो 10 टेबल बताया, जो 10 टेबल्स हमने बताए, वो टेबल्स कहाँ होते हैं, वो टेबल्स कहाँ बताते हैं, हाइबरनेट मैपिंग फाइल में ना भाई। तो हाइबरनेट मैपिंग फाइल में 10 टेबल के लिए क्या जनरेट हो जाएगा, 10 इंसर्ट क्वेरीज, अपडेट क्वेरीज और डिलीट क्वेरीज। ये सेलेक्ट क्वेरी आपका नहीं होगा। सेलेक्ट क्वेरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसको कैसे पता हम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना। तो ये बाकी अपडेट, रीड, डिलीट और ये सब जैसे ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड कॉल होता है तो वो क्वेरी इन्वोक हो जाती है, वो क्वेरी चल जाती है हमारे डेटाबेस पर। यही सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है, क्या समझे। और इसका जो क्राइटेरिया वैल्यू होता है वो आईडी का कॉलम होता है। आईडी कॉलम, क्राइटेरिया वैल्यू कहने का मतलब वैसा वैल्यू जिसके बेसिस पर वो पूरी क्वेरी चल रही हो। जैसे आपको मान लीजिए डिलीट करना है तो डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम, जैसे आप लिखोगे ना डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी, तो जो आईडी है ना, आईडी कॉलम, वो एज ए क्राइटेरिया की बात आगे करेंगे, बट उस बेसिस को रखते हुए आपका क्वेरी जो है जनरेट होता है और चलता है। समझ रहे, इतना समझ रहे हैं, ठीक ना। तो कि भाई व्हेन सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, डायलेक्ट जनरेट्स प्री जनरेटेड एसक्यूएल क्वेरीज फॉर ऑल द डेटाबेसेस, ऑल द डेटाबेस टेबल्स, नॉट द डेटाबेसेस, सभी डेटाबेस के लिए नहीं, जो डेटाबेस टेबल के लिए क्वेरी जो जनरेट होती है वो जनरेट करती है। कैसे करती है वो देख रहे होंगे, हम आगे जरूर देखेंगे और आपको आगे बताएंगे किस तरीके से। अभी पहले इतना समझते हैं, ठीक है। हाइबरनेट मैपिंग फाइल में जो भी हम टेबल देते हैं उसके लिए जनरेट करके रखी हुई है। तो ये हो गया प्री जनरेटेड क्वेरीज। यस, For example, if we have configured 10 tables in hibernate mapping फाइल होता है ना, उसमें हम लोग टेबल का इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट, टेबल का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। तो 10 tables in hibernate mapping file, then dialect will generate 10 अपडेट, पहले लिखते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज 10 ईच लिख देता हूँ, 10 फॉर ईच इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन, ऐसा लिख देते हैं, डिलीट ऑपरेशन, राइट, डिलीट ऑपरेशन ये जनरेट करेगा। दैट्स ग्रेट। हैविंग आईडी कॉलम, जो आईडी का कॉलम होता है, आईडी कॉलम एज क्राइटेरिया वैल्यू। क्या समझ गए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बातें, चीज़ें फिर समझ में आ जाएंगी आपको ईजिली, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। सेलेक्ट क्वेरी के लिए, रीड करने के लिए, सेलेक्ट क्वेरी जो होता है, सेलेक्ट क्वेरी के लिए जनरेट नहीं होता है, प्री जनरेट क्वेरीज नहीं होती है, यह ध्यान में रखिएगा मेरी बात को आराम से, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये जो मैंने कहा है, तो यहाँ से हम ज़रा प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है। तो एक काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो और समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो ये जो हमारा यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा इसी को समझते हैं। देखिए उसके बाद ये 4 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एक्चुअली वो जो हमारा क्वेरी जनरेट होता है, जो JDBC, एक्चुअली में तो JDBC काम कर रहा है इंटरनली, तो वहाँ पर ये जो वाट का मतलब होता है जो भी वैल्यूज आपने सेट किया है वो इसके जगह पर रिप्लेस हो जाएगा गेटर मेथड की वजह से, ठीक। यहाँ पर जो भी आपने सेट किया है उस गेटर मेथड की वजह से ये वैल्यू रिप्लेस हो जाती हैं और वहाँ पर वैल्यू आ जाती हैं जो भी आपने सेट किया प्रॉपर्टीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ इसमें, एंड उस प्रोडक्ट का नाम हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से मैं नाम देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नाम देता हूँ उसको भाई लेट्स नेम इट, यार क्या नेम देंगे, कुछ भी नाम डालते हैं, आसूस
ओके, एक अच्छा सा कुछ प्रोडक्ट का नाम मुझे सोचता हूँ यार, क्या मैं करूँ। ओके, लैपटॉप अडेप्टर। ओके, लैपटॉप चार्जिंग अडेप्टर। आपने लिया, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया था लेट से, तो यहाँ पर हम लोग इसका जो आईडी है वो सेट कर देते हैं 10008 ऐसे करके, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं क्वांटिटी ना डालूँ, मैं प्राइस भी ना डालूँ। लीजिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है और ये जो प्राइस है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे ये नहीं डालना, मैंने कर दिया कमेंट, यस। चलिए, अगर ये डायनामिक जनरेटेड क्वेरी होगा, अगर ये डायनामिक जनरेटेड क्वेरी होगा, डायनामिकली क्वेरी जनरेट हो रहा होगा, तो सिर्फ 2 कॉलम को अपडेट करेगा, 2 कॉलम को इन्वॉल्व नहीं करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 4 कॉलम में से हमने सिर्फ 2 कॉलम की वैल्यू डाली है, 2 कॉलम का वैल्यू हमने नहीं डाला है। तो अगर ये क्वेरी जो हमारा चला है, अगर ये क्वेरी, ये 4 क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, मतलब 4 कॉलम्स इन्वॉल्व्ड हुए हैं इसमें, तो चारों इन्वॉल्व्ड हुए थे पहले वाले में। अगर मैं अभी रन करता हूं तो हमने सिर्फ 2 कॉलम्स का वैल्यू डाला है, और अगर हमने 2 कॉलम्स का वैल्यू डाला है, अगर हमने 2 कॉलम्स का वैल्यू डाला है तो सिर्फ 2 का जाना चाहिए, 2 का नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं जाना चाहिए। यस और नो? यस। तो अगर वो डायनामिक होगा तब, लेकिन अगर प्री जनरेटेड होगा तो देखते हैं क्या है भाई। अगर मैं इसको रन करता हूं, फिर से आराम से रन कर होने देते हैं और देखते हैं, आराम से रन होने देते हैं। हमने प्राइस सेट नहीं किया, हमने क्वांटिटी सेट नहीं किया। अगेन मैं बताता हूं, हमने प्राइस सेट नहीं किया, हमने क्वांटिटी सेट नहीं किया, कुछ भी नहीं सेट किया। तो वहां पर क्या होगा उसके वैल्यू में, देखिए। सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर इसके प्रोडक्ट टेबल में क्या आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। देखिए, ये मैग्नीफायर यूज कर लेता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसके प्राइस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज हुआ है ना, ये प्राइस कॉलम है। इसके प्राइस में लैपटॉप चार्जिंग अडेप्टर के ये वाली प्राइस है, इसमें क्या यूज हुआ है, 0 डिफ़ॉल्ट। क्वांटिटी में भी क्या यूज हुआ है, 0। तो इसका मतलब 0 भी तो वैल्यू है। यस और नो? यस यार, 0 भी तो एक वैल्यू डाल रहे हो ना, तो ये 0 वैल्यू है। हमने तो कुछ सेट ही नहीं किया था, तो 0 कैसे आ जा रही है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो 0 है आपका, ये इसकी वजह से आ रहा है। देखो यहाँ पर कितने कॉलम इन्वॉल्व हैं, 4 कॉलम इन्वॉल्व हैं, 4 कॉलम्स। बट हमने यूज कितने किए हैं, सिर्फ 2। हमने सिर्फ 2 को इंसर्ट करना चाहा, हमने सिर्फ 2 के डिटेल्स दिए हैं, बट वो एज इनपुट 4 टेक कर रहा है। जो क्वेरी जनरेट हुई है, इसका मतलब प्री जनरेटेड है, पहले से ही जनरेट किया जा चुका है, जब सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना होगा, जब डायलेक्ट इन्वोक हुआ होगा। क्या समझ में आ रहा है मेरी बात आपको? क्या समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आनी चाहिए मेरी बातें ये सब, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो ये 4 कॉलम्स को मैनिपुलेट कर रहा है, राइट? यस और नो? जबकि हमने 4 कॉलम्स तो दिए नहीं थे। तो ये है भैया प्री जनरेटेड क्वेरी। अब समझ में आ गया प्री जनरेटेड क्वेरी? अब देखिए, अगर आपको अब प्री जनरेटेड क्वेरी के क्या है, ये दिक्कत है ना भाई, ये दिक्कत है कि 4 कॉलम्स इन्वॉल्व करना है। तो सोचिए, जब ऐसा होगा कि आपने अभी तो 4 है तो ठीक है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास 12, 10, 15 ऐसे डिटेल्स होंगे, 15 कॉलम्स होंगे, और लाखों कस्टमर्स आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे, तो जो ज़रूरी है वो तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए, और होगा ही। और जो नहीं ज़रूरी है उसके लिए भी डेटाबेस का रिसोर्स लग रहा है, उसके लिए भी टाइम लगेगा कि नहीं, क्वेरी जनरेट करने में लंबा से क्वेरी जनरेट होगा, उसके लिए भी एक लंबा क्वेरी जनरेट होगा, डेटाबेस की रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होंगी। यस और नो? आपके कंप्यूटर के बेसिकली आपका सर्वर का रिसोर्सेज जनरल टर्म में ज़्यादा यूज होगा। तो क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं। आपको क्या दिमाग लगाना चाहिए कि वहाँ पर डायनामिक क्वेरी जनरेट हो, जिसकी ज़रूरत है, जिसका यूजर ने डाला है, बस उसके लिए क्वेरी चले। बाकी कॉलम के लिए जो मतलब क्वेरी चले, बट बाकी कॉलम उस क्वेरी में इन्वॉल्व ना हो, जो हम नहीं चाहते हैं। हमने चाहा बस 2 कॉलम, तो 2 कॉलम इन्वॉल्व होने चाहिए। हमने चाहा 4 कॉलम, 4 कॉलम होने चाहिए। हमने चाहा 6 कॉलम्स, 6 कॉलम्स इन्वॉल्व होने चाहिए, उससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। क्या समझ में आया मेरी बात? तो वो होता है जनरेटेड, डायनामिकली जनरेटेड एसक्यूएल क्वेरीज। समझ में आया ना? तो इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ओके, वो तो समझ में आया ना कि देयर इज प्रॉब्लम। ओके, द प्रॉब्लम विथ दिस प्री जनरेटेड क्वेरी इज that it involves
all the columns specified in database table. ओके, स्पेसिफाइड इन डेटाबेस टेबल, ठीक है, फाइन, ओके। तो ये ऐसे कर, अच्छा तो है नहीं भाई। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए ओके यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू सोल्व दिस वी कैन जनरेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टू सोल्व द above problem, yes or no, we can ask डायलेक्ट, हम लोग डायलेक्ट से क्या कह सकते हैं कि भैया डायलेक्ट, वी कैन आस्क डायलेक्ट टू जनरेट डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी, ओके ना, डायनामिक एसक्यूएल क्वेरी हम लोग कह सकते हैं कि भाई जनरेट करवा दो यार, समझ गए, ओके यार, ग्रेट। तो हाउ टू जनरेट, यस ना, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ टू जनरेट डायनामिक एसक्यूएल क्वेरीज, फाइन, डायनामिक एसक्यूएल क्वेरीज। देखिए इसका आंसर है मस्त है, सिंपल सा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ओके। और वो चेंजेस क्या है, यहाँ देखिए, आपने सबसे पहले देखिए डायनामिक क्वेरी जो है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो आपका ये देखिए मैपिंग फाइल है ना, यहाँ पर तो आपको मैपिंग फाइल एक अच्छी बात है। इस मैपिंग फाइल में क्या हम लिखते हैं, ये मैपिंग फाइल का यहाँ रिसोर्स डाला हुआ है और ये मैपिंग में product.hbm.xml है, सोर्स खोलते हैं और इसके एंटिटी में होगा हमारा hbm.xml। अब ये जो hbm.xml है, यहाँ पे देखिए हमने क्या स्पेसिफाई किया है, टेबल, ये प्रोडक्ट टेबल स्पेसिफाई किया है, दैट्स ग्रेट। इसी टेबल के लिए हमें करना है, क्या जनरेट करना है, डायनामिक क्वेरी। क्या जनरेट करना है, डायनामिक क्वेरी। इस टेबल के लिए क्या जनरेट करना है, डायनामिक क्वेरी, फाइन ना यार। इस टेबल के लिए हमें क्या जनरेट करना है, डायनामिक क्वेरी। तो इस टेबल के लिए अगर आपको डायनामिक क्वेरी जनरेट करना है, कौन सा क्वेरी, सबसे पहली बात डायनामिक में भी कौन सा क्वेरी, इंसर्ट का क्वेरी, अपडेट का क्वेरी, ठीक ना, किसका क्वेरी, रीड और डिलीट का क्वेरी डायनामिकली नहीं होता, वहाँ पर वो नहीं देता है ऑप्शन आपको ये फीचर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको डायनामिकली इंसर्ट करना है, मान लीजिए इंसर्ट का क्वेरी हमें डायनामिकली चला लिए, हमने किया डायनामिक, हम लिखेंगे ऐसे डायनामिक इंसर्ट। देखिए आपके पास क्या है, डायनामिक इंसर्ट और डायनामिक अपडेट है ना, तो क्या इंसर्ट क्वेरी चलवाना, डायनामिक या अपडेट। बाय डिफॉल्ट डायनामिक इंसर्ट फॉल्स है, हम इसको बना देंगे ट्रू। डायनामिक इंसर्ट इक्वल टू फॉल्स है, हम इसको क्या बना देंगे, ट्रू भैया। कौन सा टेबल के लिए, तो जिस टेबल के लिए आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी के लिए चलेगा। तो हमने प्रोडक्ट टेबल के लिए डायनामिक इंसर्ट क्या कर दिया, ट्रू, यस और नो, कम ऑन गाइस, कम ऑन हियर, यस और नो, हमने किया डायनामिक इंसर्ट ट्रू। अच्छा यार, अब जो चलाएंगे सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट, यहाँ आ जाते हैं, ये जो सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट है, यहाँ पर हम लैपटॉप चार्जिंग एडाप्टर से यहाँ पर हम करते हैं कंप्यूटर टेबल हमने लिया एक भाई, और कंप्यूटर टेबल की आईडी जो है मैं दे देता हूँ 7895, ओके। और देखिए अभी सिर्फ 2 टेबल्स हमने इन्वॉल्व करवाए हैं, राइट, 2 टेबल्स हमने इन्वॉल्व करवाए हैं। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर रन करता हूँ, रन सेव ऑब्जेक्ट, आराम से रन करते हैं, एंड CR डायलेक्ट हमारा रन हो रहा है, और मतलब डायलेक्ट का मैं बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, एंड सी, ठीक है। हमने तो किया था डायनामिक इंसर्ट इक्वल टू ट्रू, हमने कहा कि भैया डायनामिक इंसर्ट ट्रू हो जाओ, यस ना। तो भाई जब हमने किया डायनामिक इंसर्ट इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर अगर हम आके देखते हैं, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, तो ज़रा देखिए तो कंप्यूटर टेबल में फिर से अगेन 0 0 आ रहा है। इसका मतलब डायनामिक इंसर्ट हमारा काम नहीं कर रहा है भाई, ये काम ऐसे नहीं करेगा। डायनामिक इंसर्ट ऐसे डायरेक्टली काम नहीं करता है, वो काम करता है रैपर क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो भाई ऑब्जेक्ट के साथ जब काम करता है, तो अगर आप प्रोडक्ट एंटिटी में आए तो इसमें तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है ना, स्ट्रिंग पी नेम वाला। ये जो प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट कौन सा बिहेव कर रहा है रैपर क्लास से, ऐसे कौन सा है, यहाँ पर हम देखें तो स्ट्रिंग हमारा एज ऑब्जेक्ट है बस। तो इसका मतलब है कि अगर हम ऑब्जेक्ट वाले कॉलम को, ये जो स्ट्रिंग वाला कॉलम है उसको अगर रहने दें, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, इस पी नेम को हटा दिया यहाँ से, ठीक है, और इस 5 9 की जगह 6 कर देते हैं इस बार, ठीक है। अब देखिए हमने हटा दिया है, और
ऑलरेडी हमने क्या हटाया, एक आईडी दिया सिर्फ और तीनों को हटा दिया, तो तीनों के लिए ऑलरेडी ये प्री जनरेटेड ही चलेगा, बट एक जो हमारा मतलब डायनामिक जनरेट होगा, बट स्टिल वो जो आप फीचर इंजॉय कर पाएंगे वो ऑब्जेक्ट वाले के लिए कर पाएंगे, और वो हमारा है कौन सा प्रॉपर्टी है, पी नेम। तो पी नेम है ना, अगर मैं रन करता हूँ फिर से इसको, तो सी यार अब देखना इस बार कितने कॉलम्स इन्वॉल्व होते हैं, इस बार कितने कॉलम इन्वॉल्व होते हैं। देखिए इसमें 3 कॉलम इन्वॉल्व हुए, तो डायनामिक क्वेरी जनरेट हो गई कि नहीं। अभी भी 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जो प्रोडक्ट आईडी आप सेट कर रहे हो इंट पी आई, अरे यार इंस्टांस वेरिएबल है ना, तो जब इंस्टांस वेरिएबल इंट टाइप का है, पी आई डी प्रिमिटिव है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है ना डिफ़ॉल्ट, तो इसीलिए तो 0 ले रहा है। अरे तो 0 वैल्यू आप सेट कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि डायनामिक करो, तो 0 तो मैं सेट कर ही रहा हूँ। इसको लिखने का मतलब कि 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको लिखने का मतलब 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो डायनामिक इंसर्ट या डायनामिक अपडेट जो डायनामिक जनरेट होता है, वो फीचर आप किसके साथ इंजॉय कर सकते हैं, तो आप इंजॉय कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसका रैपर क्लास एज अ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इंटीजर, मैंने बना दिया इंटीजर। इस फ्लोट को भी कैपिटल F बना देते हैं। ओके ग्रेट यार, इस फ्लोट को हमने कैपिटल F बनाया, इस फ्लोट को हमने कैपिटल F बनाया, और नीचे कर देंगे चेंज, है ना। तो इस इंट के जगह हम क्या कर दे रहे हैं, इंटीजर, है ना। ये लीजिए हमने कर दिया इंटीजर। गेट पी आई डी यहाँ पर कर देंगे इंटीजर चाहिए भाई, इंटीजर लीजिए हमने इंटीजर कर दिया। पी नेम तो हमारा ऑलरेडी है, पी नेम को करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी, इस फ्लोट को कर देंगे फ्लोट, इस फ्लोट को भी कर देंगे, ओह सॉरी यहाँ पे आ जाओ भाई फिर से, इस फ्लोट को भी कर देंगे फ्लोट, इस फ्लोट को भी कर देंगे फ्लोट, और इस फ्लोट को भी कर देंगे फ्लोट। क्या समझे, ये हमने कर दिया। अब रैपर टाइप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बन गए। कम ऑन गाइज, यस और नो, फाइन यार, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। हाँ अच्छा ये वाली देख लेते हैं ज़रा हम, डेटाबेस में क्या अपडेट होके आया हमारा। राइट क्लिक करके अगर रिफ्रेश करें तो देखिए नल आया कि नहीं, नल आया कि नहीं। इस बार हमने कुछ नहीं डाला था, यस और नो यार, नल आया ना, देखिए नल आ गया, बट इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 0 था वो आया। ओके ग्रेट यार, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं ज़रा। ये कोड जो हमने अपडेट किया है, ये इधर आ जाते हैं सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट में, और सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट में आ गए हम। एंटिटी में हमने चेंजेस कर दिया, ऑब्जेक्ट टाइप बना दिया सबको। हम इसको 9-8 रख देते हैं, 7-8-9-8। इसको करते हैं अनकमेंट, नॉट अनकमेंट, सिर्फ इसको करते हैं अनकमेंट भाई, ठीक है। इसको करते हैं हम अनकमेंट, ओह इसको कीजिए अनकमेंट, सेव कीजिए। इस कंप्यूटर टेबल को लिख देते हैं इस बार। ओके मैंने लिया एक डाइनिंग टेबल। ओके अब रन करते हैं भाई, रन कीजिए यहाँ से। अब देखिए इसमें कितने जो कॉलम्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका, देखते हैं जरा आराम से देखते हैं। सी यार, लेट्स सी, जस्ट सी, ठीक है। ये देखो क्या सिर्फ 2 कॉलम्स इन्वॉल्व हुए हमारे क्वेरी में, यस सिर्फ 2 कॉलम्स इन्वॉल्व हुए। तो ये है क्या है, ये डायनामिक जनरेटेड क्वेरी। तो हमें डायनामिक जनरेटेड क्वेरी के साथ काम करना चाहिए, और 2 डायनामिक जनरेटेड क्वेरी का फीचर आपको दे रहा होता है, इंसर्ट, डायनामिक इंसर्ट और डायनामिक अपडेट। डायनामिक डिलीट क्यों नहीं होता, डायनामिक सेलेक्ट क्यों नहीं होता, बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं आराम से। क्या समझ गए डायनामिक जनरेटेड क्वेरीज, यस आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कैसे आपको देना है, तो भाई मैं चाहूँगा यहाँ पर, और इसको कर लूँगा कॉपी हाइबरनेट मैपिंग फाइल में, और मैपिंग फाइल में ये जो लाइन है, ये वाली क्लास वाली लाइन, इस एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है आपको, राइट। इस एट्रीब्यूट का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि पता चले ना कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा है यार, इसको छोटा करते हैं थोड़ा, दैट्स ग्रेट। तो डायनामिक इंसर्ट हो गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग में ले सकते हैं, we can use this, yes we can use this dynamic insert, add this attribute for generating, क्या जनरेट करने के लिए, तो डायनामिक, कौन सा क्वेरी है ये, डायनामिक इंसर्ट क्वेरी टू द specified table in class tag, a specified table representing to the, अच्छा insert query, एक काम करता है, add this attribute
कहाँ, इन द क्लास टैग ऑफ हाइबरनेट मैपिंग फाइल, ओके, इन द क्लास टैग हाइबरनेट मैपिंग फाइल ऐड दिस एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट ऐड करना फॉर जनरेटिंग इंसर्ट क्वेरी टू द टेबल, for insert generating query for the table represented by the class tag। जो क्लास टैग रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्या टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट टेबल। तो उस टेबल के लिए आपको क्या करना है, तो उस टेबल के लिए अगर आपको डायनामिक क्वेरी जनरेट करवानी है तो आप क्या करेंगे, उस टेबल के लिए अगर आपको क्वेरी जनरेट करवानी है तो डायनामिक इंसर्ट ये वाली आप क्या लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, ठीक है। वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट, ओके, सो यू कैन यूज डायनामिक अपडेट, सिमिलरली ऐसे लिख देते हैं हम, है ना, सिमिलरली यू कैन यूज डायनामिक अपडेट इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये ट्रू कर देंगे, ओके, ट्रू एट्रीब्यूट in the class tag of hibernate mapping file for generating dynamic update query, है ना, ये अपडेट क्वेरी हो जाएगा, अपडेट क्वेरी for the table represented by the क्लास टैग। यस और नो, क्या समझ में आया? अगर आप इसका प्रयोग कर देंगे तो काम आपका हो जाएगा। क्या सही है, ये चीज़ समझ में आ रहा है? मैं इसको ब्लैक कलर से कर देता हूँ एंड इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं थोड़ा सा। तो आई थिंक अब आपको ये डायनामिक वाली चीज़ समझ में आई होगी, करेक्ट ना यार? ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, मैं समझ सकता हूँ अब आपसे, मैं ये होप कर सकता हूँ, राइट? चलिए, तो डायनामिक अपडेट, डायनामिक डिलीट ट्रू हो गया, बट वी डू नॉट हैव यार, हमारे पास वो नहीं होता है ना। तो एसक्यूएल क्या करता है आपका, एसक्यूएल जनरेट्स इंसर्ट अपडेट डिलीट, है ना, ये सब जो है आपका इंसर्ट अपडेट, डिलीट नहीं, इंसर्ट और अपडेट जो है वो किसके लिए जनरेट करवा सकता है, डायरेक्ट इस डायनामिक जनरेटेड क्वेरी जो होता है उसके लिए, फाइन। अब यहाँ सर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वी डू नॉट हैव, वाई डायलेक्ट डज नॉट हैव डायनामिक इंसर्ट एंड डायनामिक डिलीट यार, डायनामिक अपडेट, सॉरी यार अगेन, क्या हो रहा है यार, ये बार बार कुछ ये सेव एज हो जाता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं वाई वी डू नॉट, डज, क्या होता है यार, डज नॉट हैव डायनामिक, हमारे पास क्या नहीं है, डायनामिक डिलीट एंड डायनामिक सेलेक्ट, एट्रीब्यूट हमारे पास ये क्यों नहीं है, डायनामिक सेलेक्ट। किसी को अगर डिलीट करना है तो क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी कॉलम की, तो अन्य कॉलम की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जो डिलीट का है तो आसान है ना, जो टेबल आपको डिलीट करना है बस वो उसका आपने कंडीशन दिया कि हाँ भाई डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब डिलीट करो फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल से वेयर PID, जहाँ पर प्रोडक्ट ID जो है वो 7895 है, ऐसा करके कुछ भी, तो वो डिलीट हो जाएगा पूरा टेबल। तो इसका कोई सेंस बनता है कि डायनामिक, क्योंकि यार वहाँ पर पूरा रो डिलीट हो रहा है, उसमें थोड़ी आपको, अरे यार एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने कहा कि एक प्रोडक्ट में जो टेबल है, जो मैकबुक प्रो है उसको डिलीट कर दीजिए, तो वो रिकॉर्ड का पूरा टेबल ना डिलीट करना है आपको, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, पूरा कॉलम डिलीट करना है ना उसका। तो जो पूरा कॉलम डिलीट करना है आपको, तो उसमें आपको क्या, क्यों आपको चाहिए ये डायनामिक क्वेरी? हमें डायनामिक
जनरेटेड क्वेरी इसलिए चाहिए था क्योंकि मेरे पास 10 चीज़ों की वैल्यू नहीं है भाई, मेरे पास 15 प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू नहीं है, मैं 2 डालना चाहता हूँ तो मैंने डाला। लेकिन जब आप डिलीट करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो क्यों रहना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्यों ही चाहिए, यस दैट्स एन नाइस थिंग कि उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि भाई हमें चाहिए ही नहीं है ना। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर अगर ऐसे देखें तो कि भाई डिलीट प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ पर लिख दें कि डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल जो भी हमारा है, वेयर PID इज़, जो भी हमने PID दिया, ठीक है, इसे डिलीट हो गया। तो वी डोंट नीड यार, वी डोंट नीड इट, राइट। और सिमिलरली ऐसा सेलेक्ट क्वेरी में क्या होगा कि हमें जब सेलेक्ट क्वेरी चलानी है तो जैसे सेशन में गेट होता है, लोड होता है, तो पूरा का पूरा आपने दिया सेशन, मतलब सेशन डॉट सेव आपने चलाया, सेशन डॉट सेव नहीं, सेशन डॉट गेट आपने चलाया, सेशन डॉट लोड आपने चलाया, वो सेलेक्ट करके ले आया। अब वो सेलेक्ट करेगा तो वो पूरा सेलेक्ट करता है, पूरा इंटायर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है, सारे कॉलम को सेलेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि उसमें 2-3 को सेलेक्ट करेगा, नहीं, वो पूरा इंटायर कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेगा। तो अगेन इस बात का कोई सेंस नहीं है, जब वो नहीं करता तो फिर क्यों ही देना आपको। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 2-3 चीज़ें चाहिए, जो भी आपको जैसे ही आप गेट चलाओगे, लोड चलाओगे, सारा इन्फॉर्मेशन उसके पूरे सारे जो टेबल में जो कॉलम पड़े हुए, जैसे 10 कॉलम पड़े हुए तो 10 कॉलम का डिटेल्स आपके पास मिल जाएगा। ऐसा कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसलिए तो हमारे पास इस तरीके से है। सो ओके, सो हियर टू डिलीट अ रिकॉर्ड we tends to delete all the columns of all the columns of that record, and this delete operation परफॉर्म्ड ऑन कौन से बेसिस पर, कंडीशन बेसिस, है ना। हाँ भाई ये कंडीशन है, यहाँ से ऐसे डिलीट करो ऑन कंडीशन, इस टेबल के इस ID को डिलीट करो, राइट, ऑन कंडीशन। सो वाई वी नीड डायनामिक डिलीट, यस, सिंपल, आपको आंसर मिल गया। द नेक्स्ट, नॉट सिमिलरली, फॉर अपडेट, फॉर डायनामिक अपडेट। ओके, यहाँ देखते हैं फॉर डायनामिक अपडेट। डायनामिक अपडेट में क्या होता है, हियर सेशन डॉट, ये जो गेट मेथड है ना, यहाँ पर आप पास करेंगे डिटेल्स, सेशन डॉट लोड मेथड होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको ये जो होता है। ओके, सेलेक्ट्स ऑल द रिकॉर्ड्स या ऑल द कॉलम of that record. So here also why we need dynamic अपडेट बोल दिया यार, ओ डायनामिक सेलेक्ट, वेरी सॉरी गाइज, ये अपडेट नहीं होगा ये यहाँ पर, वेरी सॉरी, डायनामिक नॉट अपडेट, डायनामिक सेलेक्ट, लिखने में गलती हो गया, समझाया तो मैंने सही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, डायनामिक सेलेक्ट, क्या समझे भाई। तो इसलिए हमारे पास डायनामिक सेलेक्ट नहीं है, राइट, और डायनामिक डिलीट नहीं है। इट्स सो सिंपल यार, सिंपल तो है एकदम इसको समझना, यस और नो। बट एडवांस मतलब ये जो फीचर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, बट बाय यूजिंग HQL हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज नेटिव SQL जो नेटिव SQL होता है, और क्राइटेरिया API
by using criteria API, by using criteria API का प्रयोग करके we can go for dynamic select, but we can go for dynamic select। अब ये क्या लाइन लिखा हुआ है आगे बाद में बताएंगे कि यूजिंग SQL का यूज करके, नेटिव SQL का यूज करके, क्राइटेरिया API का यूज करके हम लोग डायनामिक सेलेक्ट को लिए जा सकते हैं, बट ठीक है वो हमें अभी चाहिए नहीं, ठीक ना। यहाँ तक हमने ये लाइन समझ लिया। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, ओके, टू एंजॉय द फीचर ऑफ, टू enjoy the dynamic query generation feature, okay, take your properties as wrapper classes in entity class। जो आप एंटिटी क्लास बनाओगे उसमें कैसा लो भाई, रैपर क्लासेस के जैसा ले लो, तब जाकर आप इंजॉय कर पाओगे। यस और नो? यस, कम ऑन। तो ये हो गया पूरा, अभी पूरा मतलब पूरा कंप्लीट, मैंने डायलेक्ट ख़त्म नहीं हो गया, अभी हमने ये इतना देख लिया कि डायलेक्ट का क्या काम है। तो स्टैटिक क्वेरी, प्री जनरेटेड क्वेरी बनाना या डायनामिक क्वेरी बनाना। और डायनामिक क्वेरी कैसे बनता है, तो ये डायनामिक जाके आपको लगा देना है और वहाँ पर हमें क्या अपडेट कर देना है भाई, तो हमें क्या यूज में कर लेना है डायनामिक क्वेरी में, क्या यहाँ पर रैपर क्लासेस के जैसा कर लेना है यूज। यहाँ पर रैपर क्लास के जैसे जो प्रोडक्ट एंटिटी है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हम लेंगे रैपर क्लासेस। इट इज़ बेटर टू डेवलप अगर आपको एंजॉय करना है ये सब फीचर्स तो, राइट ना। चलिए ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब देखिए, तो हम अब कह सकते हैं कि SQL डायलेक्ट या हाइबरनेट डायलेक्ट क्या करवाने योग्य है, क्या है, किसमें कैपेबल है। तो एक ऐसा कंपोनेंट है हाइबरनेट का SQL डायलेक्ट जो कैपेबल है क्या जनरेट करवाने का, क्वेरी जनरेट करवाने का, या डायलेक्ट ये डायनामिक क्वेरी जनरेट करवाने का, या प्री जनरेटेड क्वेरी जनरेट करवाने का। फाइन ना। प्री जनरेटेड क्वेरी भी मैंने आपको बता ही दिया कि सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनता है, जो डायलेक्ट है आपका वो जनरेट करवा दिया होता है ऑलरेडी। एंड वो जैसे ट्रांजैक्शन डॉट कमिट मेथड कॉल होता है तो वो इन्वोक हो जाता है, क्वेरी डेटाबेस पर रन करता है, अपना चल जाता है सब कुछ, फाइन। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें इसी में सीखेंगे कि डायलेक्ट्स आर यूजफुल। डायलेक्ट्स किसके लिए और यूजफुल है भाई, तो उसके लिए तो है ही। अब डायलेक्ट इज यूजफुल इन, अब वो किस में यूजफुल है जरा देखिए। हम अगर ए ले लें तो एक्चुअली क्या करता है, इट जनरेट्स ऑप्टिमाइज्ड SQL क्वेरी। मतलब कभी बड़ा क्वेरी लिखने का जरूरत है, कभी छोटा, मतलब जिसके लिए जो अकॉर्डिंगली आपके डेटाबेस टेबल के लिए, आपके परसिस्टेंस ऑपरेशन के लिए जो टेबल जो आप परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही वो जनरेट करता है। तो ऑप्टिमाइज इन जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड SQL क्वेरीज। ऑप्टिमाइज का मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मल टर्म है यार। हाँ, ऑप्टिमाइज्ड SQL क्वेरीज एज रिक्वायर्ड फॉर अंडरलाइंग डेटाबेस। जो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है उस परसिस्टेंस ऑपरेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंगली वो जनरेट कर देता है। फाइन, यस, दैट्स ग्रेट। दूसरा है, और क्या कहता है भाई दूसरा, अब डायलेक्ट के चलते ही ये जो जैसे यहाँ पर हम जो डायलेक्ट यूज कर रहे हैं ना, अभी बताता हूँ मैं, हमने कोई यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, है ना। इन असाइनिंग some important properties to the Hibernate configuration file, some default properties to Hibernate configuration file, है ना, Hibernate configuration file that we are not specifying manually, okay।
कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, नहीं स्पेसिफाई करते हैं, हम लोग खुद नहीं स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डायलेक्ट इतना इंटेलिजेंट है ना, डायलेक्ट इतना इंटेलिजेंट है, इतना यूजफुल है, इतना तेज, इतना समझदार है कि वो खुद ही उसको इंजेक्ट करवा देता है। तो डायलेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जो हाइबरनेट का, जिसके अपने उसके अकॉर्डिंग, अपने डेटाबेस वर्जन के अकॉर्डिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के टाइप के अकॉर्डिंग वो जनरेट करवा देता है क्वेरी। अब जो कुछ हम मिस कर देते हैं उसमें, डायलेक्ट का वर्जन हो गया अपना, काफ़ी सारा चीज़ हम लोग मिस करते हैं कि डायलेक्ट का कौन सा क्लास है, ट्रांजैक्शन फैक्ट्री है ना। जैसे ट्रांजैक्शन फैक्ट्री का वैल्यू होता है JDBC बाय डिफ़ॉल्ट, जो JTA सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। ऑटो कमिट को फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट रखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारा क्वेरी चला था ये कंसोल में देखिए, यहाँ पर देखिए ऑटो कमिट मोड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। तो ये काम किसका है, डायलेक्ट का। अच्छा, और देखिए यहाँ पर ये जो डायलेक्ट है हमारा, ये देखिए डायलेक्ट कहाँ है हमारा, ये डायलेक्ट का नाम आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है PostgreSQL 10 डायलेक्ट। तो PostgreSQL 10 वर्जन ये वाला डायलेक्ट का नाम है, ये डायलेक्ट यूज कर रहा है। अब डायलेक्ट का मतलब होता है यार आपका जो है कि जो भी हाइबरनेट में है जो डायलेक्ट है ना, वो खुद से, नाम का मतलब मैं बताता हूँ, डायलेक्ट जो पहले है वो खुद क्या करता है, कुछ JDBC के प्रॉपर्टीज़ को उठा लेता है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है, ठीक है। हमने जो अपने जो ऊपर में प्रॉपर्टीज़ दिया है JDBC का प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। JDBC का मैं बोल दिया क्या, तो डायलेक्ट यहाँ है ना PostgreSQL 10, ये देखिए डायलेक्ट का क्लास नेम, ठीक है, ये है हमारा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है कि डायलेक्ट जो है खुद से ही क्या होता है, जो हाइबरनेट डायलेक्ट होता है वो खुद ही इतना इंटेलिजेंट है कि जो आप JDBC प्रोवाइड करवाते हो डिटेल, JDBC डिटेल मतलब ये वाला कनेक्शन डिटेल, ये यहाँ से ये सब जो डेटाबेस का डिटेल, ये सब जो डिटेल आप प्रोवाइड करवा रहे हो वो खुद ही उठा लेता है, ठीक है। डायलेक्ट खुद ही समझदार है, वो खुद ही सब कुछ उठा लेता है इसके बेसिस पर, फाइन ना, इसके बेसिस पर। तो हम लोग यहाँ और लिखते हैं इस डायलेक्ट के बारे में, ओके। इस डायलेक्ट के बारे में हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्लासेस या केसेस, अरे यार, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हाइबरनेट, या डायलेक्ट लिख देता हूँ मैं, सिर्फ डायलेक्ट automatically picks the important information based on the given JDBC डिटेल्स। जो भी हम JDBC के प्रॉपर्टी डालते हैं, जो भी डिटेल्स डालते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये खुद से कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा वर्जन लेना है, कौन सा डेटाबेस है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो भाई जो डायलेक्ट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ JBoss, ये मैं खोलता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ आपको। देखो बॉस, ये जो डायलेक्ट है हमारा org.hibernate.dialect, ठीक है, इस पैकेज के अंदर आपको इतनी सारी क्लासेस मिलेंगी। पहली बात दिख रहा है आपको, इतनी सारी क्लासेस। ये क्लासेस जो हैं वो डेटाबेस वर्जन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है, उसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। डायलेक्ट DB2 डायलेक्ट फ्रंट H2 डायलेक्ट MySQL 8 Oracle 8 9i है ना, प्रोग्रेस SQL, काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। इस तरीके से आपका होगा PostgreSQL वगैरह, काफ़ी सारा बना हुआ होगा, क्या समझे। तो यही क्लासेस का नाम होता है, वो उठाता है डायरेक्ट जब आप नहीं कॉन्फ़िगर करते हो डायलेक्ट। तो बेसिकली जनरली हमें करना चाहिए, बट हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, ठीक है। तो जितने भी ये सब डायलेक्ट्स आपको दिख रहे होते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायलेक्ट, देखिए ये कंसोल में अगर हम देखें तो ये डायलेक्ट का नाम आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये देखो भाई, PostgreSQL डायलेक्ट org.hibernate.dialect.postgresql डायलेक्ट। अगर मैं यहाँ पर इसको सर्च कर दूँ, देखो भाई क्या आएगा, JBoss में अगर मैं खोल के देखता हूँ PostgreSQL 10 डायलेक्ट, ठीक है, देखो ये PostgreSQL 10 डायलेक्ट है ना। PostgreSQL 8.1 डायलेक्ट के अंदर है, उसके अंदर मतलब क्लासेज जो है हायरार्की में है ना, कहीं पे ये पड़ा हुआ है, और PostgreSQL डायलेक्ट ये यूज हो रहा है, राइट, ठीक है, सिंपल सा बात है।
तो ये उठाया है, तो ये वर्जन के चलते उठाया है। ये जो हमने दिया है डिटेल्स, ये JDBC का जो भी हमने डिटेल्स डाला है यहाँ पे कि हाँ भाई PostgreSQL हमको यूज करना है, ये उसका URL है ना, और उसी के चलते ये उठाया। अगर मैं MySQL का डालूंगा तो MySQL का उठा लेगा ये डायलेक्ट। और ये डायलेक्ट आप देख सकते हो जो कंसोल है यहाँ पे देखो, डायलेक्ट में यहाँ पर दिखा भी रहा है भाई कि यूजिंग डायलेक्ट, कौन सा डायलेक्ट यूज कर रहा है, org.hibernate.postgresql 10 डायलेक्ट। तो एक क्लास होता है डायलेक्ट, है ना। और यहाँ पर बेसिकली मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा इसके बाद कि जो लाइन है भाई वो इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल डायलेक्ट्स, है ना, ऑल डायलेक्ट्स आर हाइबरनेट। ये जो दिए गए हैं जो भी है वो हाइबरनेट API क्लासेस दिए गए हैं ना, जो भी डायलेक्ट्स है वो हाइबरनेट API क्लासेज हैं, आर सप्लाइड हाइबरनेट API सप्लाइड क्लासेज, हाइबरनेट API सप्लाइड क्लासेज that are extending org.hibernate.dialect. एक जो क्लास है जिसका नाम है डायलेक्ट, इसको एक्सटेंड करता है। क्या समझे, इस क्लास को एक्सटेंड करेगा, समझ गए जो भी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब इसी के पार्ट हुए हैं इस डायलेक्ट क्लास के, org.hibernate.dialect. इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। डायलेक्ट यहाँ आप देख सकते हो, ये वाला क्लास भी जो है हमारा org.hibernate.dialect में अगर जाएंगे, अगर ये PostgreSQL में देखूँ तो देखो org.hibernate.dialect है, ये क्लास है ना, इसी के अंदर देखो PostgreSQL है, उसके वर्जन के अकॉर्डिंग है, समझ गए। यस, ये इतना आसान है, फाइन ना। तो कैसे कन्फिगर करना डायलेक्ट वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, सॉरी नहीं बताया अभी, कैसे कन्फिगर करना वो नहीं बताया, है ना, कैसे डायनामिक जनरेशन करना वो बताया। तो आपको जो है जैसे ये वर्जन है ना, जैसे PostgreSQL 10 है, देखिए एक और वर्जन है PostgreSQL 9.5 9.4 ऐसा है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अगर देखिए PostgreSQL 9.5 इसका नाम कॉपी करता हूँ, और अगर मुझे ये वाला यूज करना है, ठीक है, अगर ये वाली क्लास यूज करनी है तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर JDBC डिटेल्स जो भी मैंने डाला, अगर MySQL का डालता तो वो MySQL का कोई डायलेक्ट उठाता, बट अगर यहाँ पर मैं इसके प्रॉपर्टी को ऐसे लिख दूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी और नेम यूज कर लूँ डायलेक्ट, हाइबरनेट लिखना, हाइबरनेट डॉट, अगर आप लिखते हैं हाइबरनेट डॉट तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट ये ऑप्शनल है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो डायलेक्ट, इस डायलेक्ट में हम ये वाला पेस्ट कर देते हैं 9.5, ठीक है। अगर अब हम सेव करने का ट्राई करें, पर इस परसिस्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम जाएं और हम एक कोई डेटा या सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं, 79845 हम कर देते हैं, और डाइनिंग टेबल के जगह हम लोग कर लेते हैं सोफ़ा सेट, ठीक है। एंड लेट्स से प्राइस को भी कर देते हैं, इस बार प्राइस कर देते हैं 80,000 रुपीज़ एंड यस 1। मैं रन करता हूँ इस बार, मैं देखता हूँ कि मैं इस बार ये किसका डायलेक्ट उठाया है। तो देखिए ये किसका डायलेक्ट उठाया है, ये एक्चुअली डेटाबेस वर्जन और उसके अकॉर्डिंग डायलेक्ट उठाता है, और लेकिन जब आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब डायरेक्टली उठाता है, लेकिन जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो जो आपने स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पर उठाएगा। और ये देखिए ये रहा PostgreSQL 9.5 डायलेक्ट। अब कहेंगे कि क्या ये PostgreSQL 9.5 जो डायलेक्ट दिया गया है तो दूसरे वर्जन का दिया गया होगा PostgreSQL का, क्योंकि भाई डेटाबेस में वर्जन टू वर्जन चेंजेस होती रहती है ना। तो बात यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की है, जो भी कंपैटिबल होगा वो वर्जन का आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक वो कंपैटिबल है तब तक, नहीं कंपैटिबल है तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायलेक्ट सेट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखना है, यह प्रॉपर्टी का नाम लिखना, और यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू दे देनी है, किसकी, उस डायलेक्ट के क्लास के नेम की। यस और नो, यहाँ मैं लिखता हूँ हाउ टू कन्फिगर डायलेक्ट। तो कन्फिगर करने के लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वाली लाइन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी में अकॉर्डिंगली आपको चेंज करने हैं। जो भी आप डायलेक्ट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो डायलेक्ट आप यूज कर सकते हैं। यस, जो डायलेक्ट आप यूज करना चाहते हैं वो डायलेक्ट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो भी डायलेक्ट आप यूज कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो डायलेक्ट यूज करना चाहते हैं, फाइन ना।
कि यूज़ द प्रॉपर्टी डायलेक्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायलेक्ट इन हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू कॉन्फ़िगर डायलेक्ट। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देना है, यस ये वाली वैल्यू है ना, दिस इज द वैल्यू ओके फॉर डायलेक्ट प्रॉपर्टी, डायलेक्ट प्रॉपर्टी, डायलेक्ट प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू है जो अंडरलाइन किया हुआ है रेड वाला। ग्रेट यार, समझ में आ गया, यही तो है आपका डायलेक्ट, आपने कुछ चेंज किया। अब ये डायलेक्ट जो है यहाँ पर दिस डायलेक्ट, अब ये डायलेक्ट जो है बदलता रहता है, ये डायलेक्ट बदलता रहेगा। दिस डायलेक्ट या डायलेक्ट ओके, डायलेक्ट क्लास चेंजेज फ्रॉम डेटाबेस and its versions that we are using. Okay friend, that's correct. डायलेक्ट क्लास चेंजेस फ्रॉम डेटाबेस एंड इट्स वर्जन दैट वी आर यूजिंग। अगर मैं MySQL यूज करूंगा तो MySQL का कर दूंगा, बट कंपैटिबिलिटी मैटर करनी चाहिए। अगर कंपैटिबिलिटी जैसे MySQL जैसे यही क्वेरी जनरेट करवाएगा, अगर यही चीज़ MySQL जनरेट करवा दे, अगर वही सेम क्वेरी लिखे PostgreSQL MySQL अगर सेम क्वेरी लिखे तो हम उसका क्वेरी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ और वो काम करता है या नहीं, आई डोंट नो, मैंने तो कभी किया नहीं, बट आई थिंक सो कि वो देखता हूँ। एक मिनट हम लोग क्या कर सकते हैं, MySQL 5 वाला जो है ना, जरा मैं देखता हूँ यहाँ पर, मैं सर्च कर लेता हूँ MySQL 5 डायलेक्ट। ठीक है, MySQL 5 डायलेक्ट में जाते हैं और ये जो हमारा org.dialect.mysql5 डायलेक्ट है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाली लाइन को। ये क्लास का नाम हो गया हमारा। अगर ये हमारे सेम उसको कंपैटिबल करवाएगा है ना, मतलब ये कंपैटिबिलिटी सेम रहेगी। जो ये डायलेक्ट MySQL 5 डायलेक्ट अगर क्वेरी जनरेट करवाएगा जो रन कर सकता है, अगर सेम क्वेरी लिखा हुआ जनरेट करवाएगा, सेम क्वेरी की बात कर रहा हूँ, अगर कंपैटिबल है तब रन करेगा, वरना एरर देगा भाई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, क्योंकि ये MySQL 5 डायलेक्ट है। तो लेट्स से जस्ट चेक कर लेते हैं, हम बस फन के लिए कर रहे हैं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। डेटाबेस के ऊपर वो वर्जन चेंज हो जाएगा, ये करना बैड प्रैक्टिस है। ये जो मैं कर रहा हूँ बैड प्रैक्टिस है, मैं बस आपके नॉलेज के लिए इंजेक्ट करवा रहा हूँ ये चीज़ कि भाई अगर MySQL का डायलेक्ट वही क्वेरी जनरेट करवाता है, सेम उसी सिंटैक्स का क्वेरी जनरेट करवाता है जो PostgreSQL का डायलेक्ट जनरेट करवा रहा था, तो रन कर जाएगा। ध्यान से समझिएगा, मेरा बस मकसद ये है। तो मैं यहाँ पर फिर से रहने देता हूँ इस सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट में वही सारा चीज़, और यहाँ पर बस हम उसका ID बदल देंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। इस बार हम ये कर लेते हैं, रन करते हैं, देखता हूँ मैं एज इन देखना चाहता हूँ भाई सोफा सेट रन होता है कि नहीं, देखता हूँ। अभी तक तो हमारा सही गया है, लेट्स सी यार। ओ माय गॉड, सी इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। लुक यार, ये कौन सा डायलेक्ट ले रहा है यार, MySQL 5 डायलेक्ट। देखिए मैंने डायलेक्ट चेंज कर दिया, MySQL 5 का यूज कर रहा हूँ, लेकिन डेटाबेस मेरा PostgreSQL है भाई। आप कहेंगे यहाँ तो एरर आना चाहिए था, अरे नहीं भाई, कंपैटिबिलिटी की बात हो रही है। डायलेक्ट वही क्वेरी जनरेट करेगा, उसी सिंटैक्स में क्वेरी जनरेट कर रहा है। MySQL का क्वेरी भी उस सेम, मतलब अरे SQL का क्वेरी लगभग सबका सेम होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता रहा था, इसीलिए मैं ये बताया भाई, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे MySQL डायलेक्ट भी आपका रन कर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक ना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी आपने अब तक रिफ्रेश किया वो आ गया। देखिए 200 फासेट्स दिख रहे हैं आपको, यस, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी मैटर करता है। देखो 200 फासेट्स, एक का ये ID है, ये पहले वाला का ID है, ये आपका ID, तो आपका कंपैटिबिलिटी मैटर करता है। बट दिस इज बैड प्रैक्टिस यार, जो डेटाबेस आप यूज कर रहे हो वही डायलेक्ट यूज करो यार, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस एंड आई डोंट वांट टू यूज़ दिस रियली। मैं उसी में चाहता हूँ, इस डायलेक्ट जो है हमारा ये वाला डायलेक्ट PostgreSQL 10 डायलेक्ट जो है, मैं इसी में खुश हूँ और मैं इसी में खुश रहना चाहता हूँ। मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। हो सकता है कहीं कॉम्प्लेक्स क्वेरी में कुछ चेंजेस हो जाएँ तो वहाँ पर तो रन नहीं करेगा। तो मैं ये सब निब्बी वाला हरकतें नहीं करूँगा। मैं कहूँगा नहीं भैया, आपको PostgreSQL 10 चाहिए, मैं PostgreSQL दे देता हूँ और आराम से यूज कर लो यार, क्या दिक्कत है, ठीक है इस बार। और मैं अगर यहाँ से, ओ ये क्या रन हो गया, सॉरी ये रन हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमने
उस XML फाइल को ही रन करवा दिया, तो एक ये वाला रन करवाना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड 789 सिर्फ लिखते हैं एंड जस्ट रन दिस सोफ़ा सेट अगेन। एक और सोफ़ा सेट हमारा जा करके सेव हो जाएगा, यस और नो। और इस बार यूज करेगा किसको, कौन से डायलेक्ट को, डायलेक्ट PostgreSQL 10 डायलेक्ट को। यहाँ देखो भाई, यस, क्या समझे, है ना, PostgreSQL 10। तो डेट्स ग्रेट यार। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा बड़ा करूँ, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये देखो सोफ़ा सेट 789 भी आ गया, यस फाइन। तो इस तरीके से डायलेक्ट आपका काम कर रहा होता है। यही काम है डायलेक्ट का, बेसिकली क्वेरी को जनरेट करवाना, चाहे क्वेरी स्टैटिकली जनरेट होए, मतलब प्री जनरेटेड रहे, या क्वेरी कैसा रहे, क्वेरी रहे आपका कैसा, डायनेमिक जनरेटेड। तो कैसे जनरेट करवाना है वो करवा दिया मैंने, कैसे किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी जो इसकी चेंज करनी है वो बता दिया, किस तरीके से आप बदल सकते हैं। और डायलेक्ट वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा जहाँ पर आपके सिस्टम में सपोज आपने 5 मतलब MySQL का 5 वर्जन कर लिया इंस्टॉल, MySQL का पुराना वर्जन भी, नया वाला वर्जन भी, तो आपको कौन सा डायलेक्ट अब यूज करना है, कंप्यूटर आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप इसको ये बता सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली वर्जन वाली डायलेक्ट जो मुझे यूज करो, जो कंपैटिबल है मेरे लेटेस्ट वर्जन के साथ, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज होता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, कैसे डायलेक्ट काम करता है, प्री जनरेटेड कैसे काम करता है, और कैसे सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, आपका डायनामिक जनरेट कैसे होता है। आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जो नोट्स है, ये नोट्स मैं आपको दे दूँगा, लिंक आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव का लिंक लगा दूँगा। फाइन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।